Hello students, we are doing 9th chapter of 12th history. The name of the chapter is Kings and Chronicles. ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है. फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे मुगल एम्पायर यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था. बाबर ने 1526 में मुगल एम्पायर को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया था और फिर इसके बहुत सारे मुगल एम्परर्स ने यहाँ पर रूल किया और फिर 1857 में इनका मुगल एम्परर का जो लास्ट एम्परर था वो था बहादुर शाह जफर सेकेंड, जिसको कि अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था. फिर हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट कि किस लैंग्वेज का, पर्शियन लैंग्वेज में सभी मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोडक्ट किया जाता था, पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स में, और उनका प्रोडक्शन किताब खाना में होता था जहाँ पर बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहते थे, जैसे कि पेज मेकर, बुक बाइंडर, कैलीग्राफर, पेंटर्स, ग्लाइडर्स. ये लोग अलग अलग तरीके से अपना काम करते रहते थे. ओके, आज हम पढ़ेंगे द पेंटेड इमेज. कल के सेक्शन में, प्रीवियस सेक्शन में हमने रेड आउट किया था कि पेंटर भी मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने में इन्वॉल्व रहते थे और ये लोग क्या करते थे, ऐसी घटनाएं जिनका बारे में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, उन घटनाओं को ये लोग पेंटिंग्स, उन घटनाओं की पेंटिंग्स बना देते थे. कुछ इवेंट्स ऐसे होते थे जिनको लिखा भी जाता था और लिखने के बाद जो कैलीग्राफर होते थे वो सेम पेज पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते थे उसको उसी इवेंट की पेंटिंग बनाने के लिए. सपोज कोई मैरिज मुगल कोर्ट में हो रही है तो मैरिज के बारे में लिखने के बाद उससे रिलेटेड पेंटिंग्स बनाने के लिए पेजेस पर स्पेस छोड़ दिया जाता था. पेंटिंग्स का यूज़ सिर्फ इन बुक्स को ब्यूटीफाई करने के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे विचार होते थे, कुछ ऐसे आइडियाज़ होते थे और कुछ ऐसे बहुत सारे इवेंट्स भी होते थे जिनको सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स के थ्रू ही वो लोग डिस्क्राइब कर सकते थे. जैसे कि वॉर में किंग ने कितने लोगों को मारा, किस तरह से उसने अपने प्रोटेस्टर को हराया, एनिमी को हराया. तो इन सारी चीज़ों को जहाँ पर शब्दों में वर्णन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो ऐसी जगह पर किंग की पावर को दिखाने के लिए ये लोग क्या करते थे, पेंटिंग्स का यूज़ करते थे. इवन अबुल फजल ने तो क्या कहा है, अबुल फजल जो कि अकबर का एक हिस्टोरियंस था, उसने पेंटिंग को एक मैजिकल आर्ट कहा है. वो कहता था कि पेंटिंग के थ्रू जब कोई पेंटर पेंटिंग करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो निर्जीव चीज़ों में भी सजीव जीवन को भर देता है. ये जो एम्परर्स के बारे में, उसके कोर्ट के बारे में और लोगों के बारे में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उसको लेकर बादशाह के बीच में और जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे उनके बीच में टेंशन चलती रहती थी. टेंशन का रीज़न क्या था? टेंशन इस वजह से होती थी क्योंकि उल्मा जो उनका लॉज की एक बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की कोई पिक्चर नहीं बनाई जाएगी. ह्यूमन बीइंग की पिक्चर्स को रिस्ट्रिक्ट वहाँ पर किया गया है. इवन कुरान और हदीस क्या है, पैगंबर मोहम्मद जो कि इस्लाम धर्म के फाउंडर थे, उनकी जो बायोग्राफी है उसका नेम हदीस है. इवन कुरान और हदीस में भी इन ह्यूमन बीइंग की पिक्चर्स बनाने पर रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है. इन्होंने उन बुक्स में लिखा हुआ है कि जब कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है तो वो भगवान के क्रिएशन के, भगवान के काम में हाथ अड़ाता है कि जो क्रिएशन, ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग बनाने के बाद वो किसी ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन कर रहा है और क्रिएशन करने का काम सिर्फ और सिर्फ गॉड का होता है, तो वो गॉड के काम में दखल अंदाजी कर रहा है. इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की पेंटिंग्स बनाना रिस्ट्रिक्ट किया गया था. लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ टाइम चेंज होते होते इन सब चीज़ों में भी चेंज होना शुरू हो गया था. जब मुग़ल साम्राज्य भारत में एस्टेब्लिश हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे एम्परर्स थे जिन्होंने इन पेंटर्स को पैटर्नाइज किया, इनका संरक्षण किया. बहुत सारे पेंटर्स ऐसे भी थे जो दूसरे प्लेसेस से भी आए थे. अब इन्हें ये पेंटिंग्स बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? दूसरे प्लेसेस जैसे कि ईरान, जैसे कि एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ईरान के जो सफावीज होते थे वो क्या करते थे, अपने एरिया में जितने भी फाइनेस्ट आर्टिस्ट होते थे उनको पैटर्नाइज करते थे, उनका संरक्षण करते थे, उनको वर्कशॉप में लेकर जाते थे और उनके जितने भी इवेंट्स होते थे उन सबको उन पेंटिंग करने के लिए वो बोलते थे. यहीं से प्रेरणा लेकर जो है इंडियन पेंटर्स ने भी इन बुक्स में, जो मुग़ल पेंटर्स थे, इन बुक्स में पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था. बहुत सारे ईरान से भी आर्टिशंस यहाँ पर लाए गए थे, मुग़ल इंडिया में लाए गए थे. कुछ अपनी मर्जी से आए थे और कुछ को जो है मुग़ल कोर्ट में लाया गया था. जैसे कि मीर सैयद अली और अब्दुस समूद
बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए उन्हें बोला गया था, यानी कि दिल्ली में जब तक बादशाह हुमायूं हैं उनके साथ ही उन्हें रहना है और उनका वर्क उन्हें करना है। कुछ दूसरे ऐसे थे जो अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में यहाँ पर आए थे। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे आर्टिशंस इकट्ठा हो गए थे, और ये जो आर्टिसंस थे, कई लोग तो ऐसे थे जो अभी भी पेंटिंग से क्या करते थे, नफरत करते थे। उनके बारे में अबुल फजल ने क्या लिखा है कि जो लोग पेंटिंग से नफरत करते हैं, मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं उन्हें नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन कलाकारों के पास, इन आर्टिस्ट के पास भगवान को पहचानने के लिए, भगवान को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक यूनिक ही वे होता है। इसकी हेल्प से वो लोग ये महसूस कर सकते हैं कि क्रिएशन का काम सिर्फ और सिर्फ गॉड के पास है। वो सिर्फ उसके बनाए हुए बंदों की सिर्फ पिक्चर्स बनाते हैं और उसके साथ किसी टाइप की कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। सो इस तरह से यहाँ पर पेंटिंग्स का काम होता था। पहले पहले इसके बारे में प्रोटेस्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन धीरे धीरे जो है मुगल इंडिया में भी ये पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट हो गया था। देखिए बेटा, इंडिया में तो पेंटिंग्स बनाई ही जाती थी, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते थे। इवन अबुल फजल ने उन आर्टिस्ट के बारे में लिखा है कि दुनिया के शायद ही किसी कोने में ऐसे अच्छे आर्टिस्ट मिलते हो जो इंडिया में मिलते थे। ओके, नेक्स्ट वन इज द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। जो ये दोनों बुक हैं, अमंग द इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल क्रॉनिकल्स में सबसे ज़्यादा एक अकबरनामा और बादशाहनामा ही सबसे वेल नोन बुक्स हैं, वेल नोन क्रॉनिकल्स हैं, जिनका मीनिंग था द क्रॉनिकल्स ऑफ अ किंग। ये दोनों किंग की क्रॉनिकल्स हैं। अकबरनामा अकबर के बारे में है और बादशाहनामा शाहजहाँ के बारे में है। दोनों ही किंग्स ने अपने बारे में इस बुक में लिखवाया हुआ है। इन दोनों ही बुक्स में नियर अबाउट 150 पेजेस फुल और डबल पेज ऐसे हैं जिनके ऊपर पेंटिंग बनाई हुई है। और इन पेंटिंग्स में क्या होता था, लड़ाई के बारे में, घेराबंदी के बारे में, शिकार, इमारत निर्माण करना और राज दरबार के जितने भी सीन्स होते थे, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। अकबरनामा के जो लेखक थे अबुल फजल, वो मुगल कैपिटल आगरा में ही ग्रू हुए थे, यानी कि उनका पालन पोषण वहीं पर हुआ था। वो जो है ही वॉज वाइडली रेड इन अरेबिक, पर्सियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज्म। उन्होंने अरबियन, पर्सियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था। वो ऑर्थोडॉक्स, जो ये पुराने ऑर्थोडॉक्स थे, उनका प्रोटेस्ट करते थे, उन्हें अच्छा नहीं मानते थे। इवन उनके इन्हीं विचारों से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपना हिस्टोरियन राइटर के साथ साथ अकबर ने अबुल फजल को एक अपना नीति प्रवक्ता के रूप में और अपना एडवाइज़र के रूप में भी अपने कोर्ट में रखा हुआ था। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया था। अकबरनामा की राइटिंग का काम जो है 1589 में स्टार्ट किया गया था और इसके ऊपर 13 इयर्स तक अबुल फजल ने काम किया था, यानी कि 1602 तक इसके ऊपर काम किया गया था। इसकी 3 वॉल्यूम्स में इसको लिखा गया था। जैसे कि आपकी हिस्ट्री की बुक 3 वॉल्यूम्स में है, हिस्ट्री की बुक्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेम उसी तरह से अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसकी जो पहली 2 वॉल्यूम्स थी वो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, उसमें हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। पहली वॉल्यूम में एडम से लेकर अकबर तक के जीवन काल के बारे में लिखा हुआ है। एडम कौन था? अकॉर्डिंग टू कुरान एंड बाइबल ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ। कि एडम से लेकर अकबर तक के शासनकाल के बारे में अकबर तक के काल के बारे में लिखा हुआ है। सेकेंड जो वॉल्यूम थी उसमें अकबर का जो रेन पीरियड था, शासनकाल था 46 ईयर का, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो कि 1601 में ख़त्म हुआ था, अब नेक्स्ट ईयर ही 1602 में सलीम का एक जो साथी था बुंदेल सिंह, बीर सिंह बुंदेला, उसने अबुल फजल को मार डाला था, उसका मर्डर कर दिया था। उसके बाद उसकी राइटिंग का काम स्टॉप हो गया था। अकबरनामा का लेखन सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल घटनाओं को ही इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें जो कल्चरल घटनाएं होती थी या टाइम के साथ साथ जो भी चेंजेस हुए, जियोग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो भी चेंजेस हुए, सारे की सारी चीज़ें
आईने अकबरी में लिखा हुआ है। सो अकबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में एडम से लेकर अकबर तक के जीवन काल के बारे में लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में अकबर का जो रेन पीरियड था 46 ईयर का, उसके बारे में लिखा हुआ है। और थर्ड पार्ट में जो वहाँ पर अकबर के रेन पीरियड में, अकबर के शासनकाल में उसके साम्राज्य में जो भी चेंजेस हुए, फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो जियोग्राफिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ साम्राज्य में हिंदू, जैन, बौद्ध और मुसलमानों में जो एक मिक्स कल्चर के लोग साथ मिलकर इकट्ठा रहा करते थे, उन सब के बारे में भी लिखा हुआ है। अबुल फजल की जो लैंग्वेज थी वो एक बहुत ही ऑर्नेट लैंग्वेज थी। ऑर्नेट लैंग्वेज मीन्स अलंकृत, वो भाषा को बहुत ही सजा धजा कर पेश करते थे। उनकी जो लैंग्वेज थी मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया करते थे, चाहे वो राजा की तारीफ के बारे में है या फिर किसी दूसरे इवेंट के बारे में है, उनके लिए बहुत ही अच्छे वर्ड्स को यूज़ किया जाता था। उनके द्वारा लिखे हुए जो भी पाठ यहाँ पर हैं उनको ऊंची आवाज़ में लय में गाया जाता था। मीन्स उनको ऑरली बताया नहीं जाता था, पोएम्स की तरह उनको लय में गाया जाता था। अबुल फजल की लैंग्वेज इतनी अच्छी थी कि बहुत सारे राइटर्स उसकी तरह लिखना चाहते थे। ओके, अबुल फजल का एक प्यूपिल था, उसका एक शिष्य था जिसका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। उसके बाद उन्होंने बादशाह नामा को लिखा था। बादशाह नामा का राइटर कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा को लिखा था। लाहौरी के टैलेंट्स के बारे में शाहजहां ने सुना और उसे जो है अपनी बुक सेम एज इट इज़ अकबरनामा की तरह लिखने के लिए बोला। यानी कि बादशाह नामा को भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। हर एक पार्ट में शाहजहां के 10 ईयर्स का डिस्क्राइब किया गया है। शाहजहां का जो रेन पीरियड था 1627 से 1647 तक का 2 वॉल्यूम्स इसी टाइम पीरियड के बारे में लिखी हुई है। उसके बाद उनकी ओल्ड एज की वजह से वो 3rd वॉल्यूम को नहीं लिख पाए और 3rd वॉल्यूम को उन्हीं के एक हिस्टोरियन, शाहजहां के एक और हिस्टोरियन वारिस ने कंप्लीट किया था। वो जो पहली 2 वॉल्यूम्स लिखी गई लाहौरी के द्वारा, उनके एक वजीर शहादत खान ने उसको रिवाइज किया और उसमें जो भी मिस्टेक पाई गई उसको भी ठीक किया गया था। ओके, सो अकबरनामा की भी 3 वॉल्यूम्स थी और बाबरनामा की भी 3 वॉल्यूम्स थी। ओके, अब जो है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब हमारी कंट्री में कॉलोनियल पीरियड आया यानी कि ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल हुआ, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या किया, इन क्रॉनिकल्स को पढ़ना शुरू किया ताकि वो यहाँ पर रहने वाले, कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के कल्चर के बारे में जान सकें, उनकी पूरी की पूरी जानकारी को वो हासिल कर सकें, उन लोगों के बारे में जिनके ऊपर वो रूल करने वाले थे यानी कि इंडियन पीपल के बारे में। यहाँ पर सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था। बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर विलियम जोन्स ने किस सोसाइटी को फाउंड आउट किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। और कब किया था? 1784 में ये किया गया था। इसमें क्या किया गया था, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको एडिट किया गया था, उनकी दोबारा से प्रिंटिंग की गई थी और उनको ट्रांसलेट किया गया था। पर्शियन से इंग्लिश लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया गया था। ओके, एडिटेड वर्जन ऑफ अकबरनामा एंड बादशाहनामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन 19th सेंचुरी। जो अकबरनामा और बादशाहनामा का एडिटेड वर्जन था यानी कि जो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसका जो वर्जन था वो 19th सेंचुरी में पब्लिश किया गया था। इन द अर्लियर 20th सेंचुरी द अकबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय हेनरी और 20th सेंचुरी में हेनरी के द्वारा जो अकबरनामा थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। ओके, उसके बाद उसके बहुत सारे पार्ट्स को, जो बादशाहनामा था उसके कुछ पार्ट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, बट अभी भी उस बुक का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसको अभी तक भी ट्रांसलेट नहीं किया गया है। ओके बेटा, टुडे विल डू अप टू हियर। I hope you got all the things. Tell me in comment section. Please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.